मुझे लगता है कि प्रकृति के प्रति प्रेम करना और प्रेरणादायी जो बात करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे से काबिल तो मेरे जो जिनसे मैंने बोल लिया है सहयोग, मिस्टर भाटिया, और हाँ एक मिस्टर मालवी हैं, वो भी बैम्बो राम के नाम से काम कर रहे हैं। उन्होंने भी मुझे बीच बीच में सहयोग किया। कुछ प्लांट्स मैंने उन्हों से भी लिए हैं। बैम्बो राम करके एक उनका चैनल भी है, उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग किया। और वो अक्सर मेरे फार्म पे लोग आते भी रहते हैं। और मुझे लगता है कि अक्सर हम पौधों को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं पौधों को लगाकर आप अपने आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बना सकते हैं? जी हाँ, भारतवर्ष में कुछ ऐसे भी पौधे हैं या कुछ ऐसे भी पर्यावरण के संरक्षण के ऐसे साधन हैं जिनके जरिए न केवल आप माँ भारती की, प्रकृति की सेवा कर सकते हैं, बल्कि खुद को भी समृद्धशाली बना सकते हैं। कुछ ऐसे ही कार्यों में जुटे हैं आज के हमारे मेहमान, जो कि बांस यानी कि बैम्बू की खेती कर एक नई अलख जगा रहे हैं। अक्सर ये माना जाता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में बांस की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे मैदानी इलाकों में भी बांस बहुतायत में पाए जाने लगा है और उसकी बड़े पैमाने पर खेती भी की जा रही है। बांस के जरिए आप कैसे अपना भविष्य संवार सकते हैं, कैसे इसकी खेती कर सकते हैं, इसका मार्केट कहाँ कहाँ उपलब्ध है और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इन तमाम सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपका पब्लिक फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो बांस को लेकर जो नई अलख जगा रखी है, उसके लिए पहले से आपको एक बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशुतोष जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरा माध्यम दिया। मैं उस और पब्लिक के लिए भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप अपने बांस का जो खेती है वो कहाँ कर रहे हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कब लगा कि आपको बांस को ही बड़े पैमाने पे लगाना है? आशुतोष जी, एक्चुअली में ऐसा है, मेरी खेती यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर विदिशा ज़िले में गंजवासुदा शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर मेरा एक पुश्तैनी गांव है, जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां मेरा बचपन बीता है, जहां की मिट्टी से मुझे बहुत प्यार है। और मैं यहां भोपाल में जॉब करता हूं। मेरे को भोपाल में लगभग 40 साल हो गए हैं। 1980 में मैं यहां आ गया था और इसके बाद मैं यहां सेटल हुआ हूं, लेकिन मेरा ज़मीनी जुड़ाव बना रहा और आज भी है। मैं गांव भी जाता हूं, फार्म पे रुकता हूं। मेरा बेटा एक्चुअली में जॉब में है, प्राइवेट जॉब में नीदरलैंड में जी। तो मुझे ऐसा लगा कि परंपरागत जो खेती है, एक तो इसमें मौसम की वजह से आए दिन किसानों को नुकसान होता है और खाद, बीज, जुताई, हकाई, गहाई, बिकाई, तो जो परंपरागत खेती है इसमें किसानों को एक तो लेबर प्रॉब्लम है, दूसरे लागत ज़्यादा आती है। तो ऐसी स्थिति में मैं स्वयं अपनी खेती कर नहीं सकता। चूँकि मेरी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद है तो उससे मुझे बहुत लगाव है। मेरे पूर्वज, मेरे दादाजी स्वर्गीय मुन्नालाल जी श्रीवास्तव, मेरे पिताजी श्री दौलत राय जी श्रीवास्तव, उन लोगों की वो धरोहर होने की वजह से मुझे अपनी ज़मीन और अपने गांव से बहुत लगाव है। तो मैंने ऐसा सोचा कि ये परंपरागत खेती जो है, गेहूँ लगाना, फिर काटना, फिर हार्वेस्टिंग करना, फिर उसको बेचना, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो जॉब में रहते मैं ऐसा कर नहीं सकता था और किसी को बटाई उस पर कोहली पे देने में बहुत सारी कानूनन दिक्कतें रहती हैं। तो मैं बहुत दिनों से इस तलाश में था कि कोई ऐसी फसल लगाई जाए। तो फल फूल का, फलों की खेती मैंने करने का सोचा, लेकिन मेरी जो खेती है जस्ट गांव से लगी हुई है। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगा कि यहाँ फलों की खेती करना संभव नहीं है, क्यों मैं 3 पीढ़ी से वहाँ रह रहा हूँ। मेरे गांव के लोग फल खाएंगे, मैं उनको मना नहीं कर सकता। तो इस वजह से मुझे बांस पे मेरा फोकस हुआ। लेकिन बांस में 2018 तक बांस को जो है पेड़ गवर्नमेंट ट्रीट करती थी, लेकिन शायद 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी साहब ने
उसको बांस को जो है ना घास की कैटेगरी में डाला है, अच्छा, जिससे उसकी अब कटाई के लिए कोई फॉरेस्ट वन विभाग की परमिशन लेना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बिंदु आप बता रहे हैं। जी। दर्शकों, बांस को बताया गया कि 2018 में ही ग्रास यानी कि घास की कैटेगरी में डाला गया, जिसकी वजह से उसको काटने के लिए आपको वन विभाग की किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बड़ा प्रेरणादायी जो है आपके लिए ये नियम बना। जी, तो इससे क्या हुआ, इससे पूर्व यदि आप बांस लगाते थे तो फॉरेस्ट की तमाम परमिशन, ट्रांसपोर्टेशन में रमन्ना वगैरह जो उनका रहता है, वो लीगल प्रॉब्लम्स रहती थी, तो उसको इतना प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा था। तो जब से ये रूलिंग चेंज हुई है कि जब से इसको घास में किया है, तो अब कटाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैंने अपनी करीब मेरे पास 70-80 बीघा ज़मीन है मेरे पुश्तैनी पूर्वजों की, तो उसमें मैंने 12 बीघा के करीब 1600-1700 प्लांट्स बांस के लगाए हुए हैं। उसमें 2-3 तरीके के मेरे पास बांस हैं, एक है बालकुआं और एक है टूंडला। तो ये बांस लगभग सभी ये प्रकार अलग अलग होते हैं बांस के? जी, इनमें थोड़ा बताएंगे, जो आपके पास 2 प्रकार आपने बताएं जी, किस प्रकार अलग अलग होते हैं और क्या इनकी विशेषताएं रहती हैं? एक्चुअली में जो बालकुआं टूंडला है, इनमें एक वैरायटी ऐसी है जिससे कि हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें, बांस की डलिया है, अगरबत्ती काड़ी हैं और बहुत सारे इसके यूज़ हैं हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में। और दूसरा जो है, इनसे शायद मैंने अभी सुना है और मैं इस पर वर्क भी कर रहा हूँ कि इनसे पेट्रोलियम पदार्थ भी बनता है बालकुआं से। तो वो भी शायद मैं उसका सर्च कर रहा हूँ, उसकी भी संभावना है। और बांस से मैंने जहाँ तक सुना है 700-800 प्रोडक्ट्स बनते हैं। मैंने अभी एक दिन उस पर यूट्यूब पर देखा था कि बांस की लोग छत डाल रहे हैं, जहाँ हम लोहे की रॉड डालते हैं, वो मैंने यूट्यूब पर देखा। दूसरा, हमने जो हैदराबाद हमारा जो शायद एयरपोर्ट है, वो पूरा बांस से डेकोरेट किया गया है। तो बांस एक ऐसा पौधा भी कह सकते हैं इसको कि आगे चल के मुझे लगता है कि जो टिक है और बाकी लकड़ियां हैं, वो शायद पर्यावरण के लिए काटना हमको ठीक नहीं है। और बांस की दूसरी खासियत ये है कि जिस जगह ये लगाया जाता है, तो इसके आसपास ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होता है, ऐसा मैंने सुना, देखा और समझा भी। तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है उस एरिया में। और इसको कार्बन से भी मुक्त करने के लिए ऐसा चल रहा है, जो कार्बन, जिन फैक्ट्रियों से कार्बन होता है, तो उसके पर्यावरण के लिए भी बांस की फसल बहुत ही लाभदायक। जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पे प्रदूषण होता है, वहाँ भी बांस लगाने से उसका लाभ मिलता है। नहीं, उसके पास भी लगा सकते हैं। और कार्बन क्रेडिट करके सरकार की कोई योजना आई है, तो जो फैक्ट्रियाँ हैं, यदि आप बांस लगाते हैं तो आपकी ऑक्सीजन शायद वो, उस पर मैं अभी बहुत मेरे को काम चल रहा है, तो उसमें वो लोग ऑक्सीजन वहाँ पे उसको यूज करके अपना बताते हैं कि हमने साहब यहाँ बांस लगा के ऑक्सीजन जनरेट की है। तो वो भी इससे एक सेकंड ऑप्शन है, ऐसा बांस का कार्यक्रम है। जी, अब जब आप बांस आपने लगाने की ठानी, तो मिट्टी को किस तरह से जो है बांस लगाने के लिए तैयार करना पड़ता है, क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, और इसके लगाने के दौरान क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, ये थोड़ा आप समझाएं। आशुतोष जी, बांस ऐसा कोई विशेष पौधा नहीं है कि जिसके लिए स्पेशल कुछ एफर्ट्स करना पड़े। किसी भी मिट्टी पे ये उगाया जा सकता है? ये पत्थर में भी होता है। आपने कई बार देखे होंगे पहाड़ी एरिया में, हमारा अब्दुल्लागंज एरिया में अगर हम जाते हैं, रेहटी एरिया में जाते हैं, तो पहाड़ी एरिया में शायद आपने, मेरा जहाँ ऑफिस है 4 इमली पे, वहाँ मैंने देखा पत्थर पे बांस उगे हुए। तो बांस के लिए ऐसा कोई फर्टिलाइज लैंड की ज़रूरत नहीं है। बांस एक घास की किस्म है और वो कहीं भी उगती है और बहुत ज़्यादा इसको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। 2-3 साल हमको इसको केयर, पानी गर्मियों के दिनों में विशेष तौर पे पानी हमको देते रहना रहता है। और विशेष इसमें कोई वैसे टेक्निक, रॉकेट साइंस नहीं है इसकी फसल के लिए। जी, इसको उगाने वक्त कुछ सावधानी ऐसा कुछ, क्योंकि भाई इसको कैसे बड़ा करना है
उसमें कितने खाद बीज, इसमें से फर्टिलाइज़र, कुछ तरह का इस्तेमाल बेहतर करने के लिए? इसमें आशुतोष जी ऐसा है कि रासायनिक खाद तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहती है। इसके लिए गोबर की खाद बहुत उपयुक्त होती है, और गोबर की खाद ही मैंने भी डाली है। तो मैंने लगभग 1600 जो प्लांट्स लगाए हैं, तो उसको हम लोगों ने 1 बाई 1 का गड्ढा किया है। अच्छा। और उसकी पौधे टू पौधे की डिस्टेंस है 10 फीट, और रो टू रो है 12 फीट। अच्छा। तो इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक का काम नहीं है। हमारी जो भी लैंड है उपयोगी भी, और जो एग्रीकल्चर लायक नहीं है उसमें भी बांस लगाया जा सकता है। इसके पौधे आपने कहाँ से अर्जित किए, कहाँ से लाए, और क्या कोई ऐसे विशेष स्थान है जहाँ से पौधे बहुत बेहतर मिलते हैं? हाँ, ये मेरे लिए एक समस्या थी। तो मैंने सर्च किया, लोगों से पूछा, अध्ययन किया। तो मुझे ढूंढते ढूंढते लोगों ने अप्रोच करते मुझे पता लगा, मिस्टर भाटिया जबलपुर में है, उनका पूरा नाम मैं शायद मिस कर रहा हूँ। तो उनको मैंने कांटेक्ट किया, और वो इस बांस मिशन के मुझे लगता है भीष्म पितामह हैं मध्य प्रदेश में, और उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान है। उन्होंने अपने करीब 30-40 एकड़ में लगभग 40 किस्म के बांस लगा रखे, जिसको मैं खुद स्वयं देख के आया हूँ। 1 घंटे उनके फार्म पे रहा। तो वो बांस से कोयला बनाते हैं, अगरबत्ती की काड़ियाँ बनाते हैं, बांस का रोपनी है वो लोगों को सप्लाई भी करते हैं। तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की, और वो उनको बहुत नॉलेज है बांस के बारे में जी। तो उनसे मुझे सहयोग भी मिला, प्रेरणा भी मिली, और पौधे भी मिले। इस पौधों की कीमत क्या रहती है जब हम लगाते हैं, और कितनी लंबाई के जो पौधे लेने चाहिए जो बेहतर जो है वो अपने को परिणाम? अच्छा, इसमें ऐसा है कि 3 तरीके से आप ले सकते हैं। एक तो उनकी जो गठान जिसको बोलते हैं, अब टेक्निकल टर्म मुझे नहीं मालूम है, तो एक तो उससे पौधा लगाया जाता है, और एक पौध से लगाया जाता है, और एक टिश्यू कल्चर रहता है। तो मेरे ख्याल से टिश्यू कल्चर का भी ठीक ही रहता है, लेकिन हम लोग जो लेके आए वो पौध लेके आए। तो उन्होंने मुझे दिया था संभवतः 40 रुपये ईच पौधा। 40 रुपये का एक पौधा? एक पौधा, जी हाँ। ये कौन सा कल्चर, टिश्यू कल्चर का था या नहीं? इसको हम बोलेंगे रोपण वाली पद्धति। हाँ, रोपण वाली। ये करीब 3 फीट 2.5-3 फीट का एक पौधा था। तीनों में क्या अंतर रहता है? जैसे रोपण वाली तो जो सामान्य पद्धति रहती है, गड्ढा खोद के हम पौधे को रोपित कर देते हैं, और दूसरा जो टिश्यू कल्चर वाला आपने बताया, टिश्यू कल्चर को वो बहुत ही छोटा रहता है, उसको ऊपर तक आने में टाइम लगता है। अच्छा। और ये पौध वाला जो रहता है ये जल्दी ग्रो होता है। अच्छा। मेरे अपने फार्म पे आपने देखे होंगे, आप गए भी थे, तो मैंने पिछले साल लगाए थे। अभी मेरे कुछ पौधे तो मेरे ख्याल से 9-10 फीट के हो गए। अच्छा। तो ये ग्रोथ जल्दी होती है इनकी। अब ये कितनी लंबाई तक जो है माने कि भाई बांस कब तक जो है एक फसल तैयार जिसे कहते हैं, कब कितनी लंबाई तक मान जाए कि हाँ भाई ये तैयार हो चुका है, और उसके पश्चात उसका मार्केट कहाँ उपलब्ध है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहा सवाल का इसका हार्वेस्टिंग का। तो इसको 4 साल तक आपको सेवा इसकी करना होगी। एक पौधे की 4 साल तक? हाँ, एक पौधे तक। तो 4 साल के बाद 5वें साल इसकी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और हार्वेस्टिंग करने के लिए और मार्केटिंग के लिए इसको आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी इसकी मार्केटिंग है, घरेलू उपयोग में भी इसकी मार्केटिंग है, अगरबत्ती में भी इसकी मार्केटिंग है। आजकल प्लास्टिक का जो सब्स्टिट्यूट है जी, मुझे ऐसा लगता है वो बांस ही होगा आगे चल के। ये मार्केट खुद तलाशना पड़ता है या कोई ऐसे पहले से ही एडवांस बुकिंग हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी हो जाती है कि साहब आपके यहाँ बांस उगाइए, हम आपसे और आपको उत्पादन लेंगे? तो इस तरह की कोई व्यवस्था डेवलप हो चुकी है? हाँ है, कुछ मेरे पास ऐसी लोग मेरे टच में हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि आपका बांस हम लोग परचेज कर लेंगे। अच्छा, अपने आप कांटेक्ट करते हैं? हाँ, कांटेक्ट करेंगे। और आप चाहें तो मीडिया में, यूट्यूब पे डाल के उसमें भी आप अपना उसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन बांस में मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अच्छा, इससे कोल भी बनता है जी। अच्छा। बताओ, अगर आपकी मार्केटिंग नहीं है तो ये 2.5 रुपये किलो
ये कोल इसका बना के कोल भी बेच सकते हैं आप। क्या बात है जी। अगर ऐसे ही मोटा हम अंदाज़ा लें तो लागत कितनी आती है, और फिर उसको अगर उसको हम ठीक से मार्केट कर लें या ठीक से हम उसको उत्पादन को बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट, कितना लाभ हो जाता है? देखिए, लागत और लाभ मुझे जो लगा, जो मैं अपना फार्म उस पर काम कर रहा हूँ, तो मैंने करीब अभी तक मेरा जो रिकरिंग खर्च है, मुझे 2 ट्यूबवेल करवाना पड़े लगभग 2-2.5 लाख रुपए के, 12 बीघा के लिए, मतलब 6 एकड़ बोलेंगे उसको। तो 2 ट्यूबवेल मुझे करीब 2-2.5 लाख रुपए के, 2-2.5 लाख रुपए का एक ड्रिप सिस्टम, और करीब 1.5 लाख रुपए मुझे इसकी लगाई का लगा जी। तो करीब 6-7 लाख रुपया मेरा एक लमसम अमाउंट लगा। कितने क्षेत्र में? ये मैंने आपको बताया ना, ये 6 एकड़ मतलब 12 बीघा, हम लोग बीघा से चलता। 6 एकड़ में करीब 6-7 लाख रुपए अपने लगे? नहीं, अभी 7 लाख तो मेरा इन्वेस्ट हो चुका है। उसके बाद 1 लाख रुपए मैंने उसको जाली के लिए लगाए, फेंसिंग बाउंड्री, और 9,000 रुपये पर मंथ का मेरा एक बंदा जो है वहाँ पर चौकीदार वो है देखभाल। तो इसका ये तो 4 साल में मुझे ऐसा लग रहा है मेरा टोटल जो खर्च होगा वो 20 लाख के करीब होगा, क्योंकि मेरी जो 10 बीघा 12 बीघा की अर्निंग है वो सफ़र करती है जी। लेकिन बीच में मैंने इसमें इस साल धनिया की फसल लगाकर करीब 1.5 लाख रुपए उससे अर्न किया। हालांकि उसका रेट कम मिला मुझे, 30 कुंटल धनिया हुआ, अगर 10 का मिलता तो वो मेरा 3 लाख का हो जाता, लेकिन चूंकि 5-6 हज़ार रुपये कुंटल मिला तो वो मेरा 1.5 लाख रुपए हुआ इससे। और ये जब पूरी लागत लग जाएगी, जैसे 20 लाख रुपए की लागत लग गई, उसमें कितने लाभ की उम्मीद की जाए? मैंने जो वर्कआउट किया है, जो मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें ऐसा है कि 1600 बांस मैंने लगाए हुए, और मुझे लगता है कि उसमें आफ्टर 5 साल बाद उसमें एक प्लांट से जो तैयार होंगे लगभग मिनिमम 30 बांस तैयार होंगे। तो 18 या 54 5-6 हज़ार बांस उससे होते हैं, और लगभग एक बांस अमूनन जो बनता है वो मेरे ख्याल से बनेगा 20 या 25 फीट उसकी हाइट होगी, और लगभग 2 से 3 इंच वो उसकी थिकनेस होगी। उसकी मार्केट वैल्यू या मार्केट में प्राइस लगभग 120 रुपये 110 रुपये होगी। तो ऐसा मुझे जो मैंने कैलकुलेट किया है, जो अपना प्रोजेक्ट बनाया, तो उसमें मुझे 6वें साल ही 22-25 लाख रुपए मिलेंगे। क्या बात है जी। और अच्छा, जब ये कटाई करते हैं तो पूरा बांस काट दिया जाता है या उसका कोई हिस्सा काटा जाता है, या पूरे दोबारा से मेहनत जो फिर से 0 से शुरू होती है 4 साल बाद, या रिसाइकल होता रहता है? किस तरह से, थोड़ी प्रक्रिया बताएं। ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें क्या है, ये रिसाइकलिंग होता है। तो जैसे हम लोगों ने इस साल बांस लगाया, तो फर्स्ट ईयर इसमें 10 स्टिक उसमें जर्नेट हुई, तो पहले साल 10 हुई, फिर नेक्स्ट ईयर 10 हुई स्टिक उसमें तैयार होती जाती है। मतलब ऐसे आपको 4 साल में लगभग 40 स्टिक तैयार हो जाएंगी उसकी। अच्छा, एक पौधे से 4 स्टिक, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं एक पौधे से 40 बांस तैयार हो जाएंगे। तो जो हमने इस ईयर लगाया है, तो ये 5वें साल ये 10-12 बांस आपके काटे जाएंगे 15 साल। फर्स्ट ईयर के जो स्टिक थी वो 5 साल की हो जाएंगी 5 साल बाद। सेकेंड ईयर की वो होंगी 6 साल बाद 5 साल की। तो इसमें हर साल आपको चिन्हित करके वो बांस निकालना है जो पहले साल का है, दूसरे साल का 6वें साल, तीसरे साल का 7वें साल। तो ऐसे आपको प्रत्येक साल रोटेट करना है, और इस ढंग से आपकी ये फसल चलती रहेगी। और मैं आपको बताऊं, जो शास्त्रों में और उसमें लोगों ने बताया, हमारे सीनियर लोग, हमारे बुजुर्ग लोगों ने बताया, ये फसल जो है 75 साल तक कंटिन्यू चलती है ये फसल। जी। और शायद ये वैसे शास्त्रों का आपने जिक्र किया कि हमारे भगवान श्री कृष्ण भी इसी बांसुरी का जो शब्द है उद्गम भी बिल्कुल बांस से ही है। बिल्कुल सही, जिसे होठों पे लगाया जाता है श्री कृष्ण जी के द्वारा। मैं थोड़ा सा एक कड़वा सच बोलना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से देखिए, बचपन में हमारा जो पलना बनता है वो भी बांस का ही बनता है। एक पुराने ज़माने में बांस ही होता था। दूसरी चीज़ जो हमारे ट्रेडिशनल, मेरा घर कच्चा है, ट्रेडिशनल है, मेरा खुद का मकान जिसमें मैं रहता हूँ, मेरे पूर्वजों को, वो 150 साल पुराना है, और मैं उसको बिल्कुल
ऐसे ही मैंने उसको अभी उसमें कोई पक्का निर्माण काम नहीं किया है। तो उसकी जो रूफ है अभी मैंने ठीक करवाई, वो करीब करीब 60-70 साल पुरानी थी, बांस की बनी हुई थी। और बांस पे हमारे वो देसी वाले जो टाइल्स रहते हैं, अभी जो अंग्रेजी कबेलू जिनको बोलते हैं, वो देसी वाले हैं रहते हैं। कभी आपने लुक आफ्टर किया हो, गांव में गए हो, तो वो बांस की छत डलती थी उसमें, और उस पर हमारा पूरा छत डिपेंड रहती थी। क्या बात है। और वो कड़वा सा चाहिए भी था कि आखिर में जब, हाँ, वो चीज मैं आपको बताने बोला कि आखिरी में भी बांस की जरूरत, मैं तो समझ गया था जो अंतिम याद। हाँ, मैं आपको बताते मिस कर गया। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है जी। और निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने बहुत गहरी बात यहाँ पे कही है कि हमारे आम दिनचर्या का हिस्सा बांस सदियों से रहा है जी। हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के होठों पे भी जो बांसुरी सजती हुई बांस से ही बनी है। अतः भारतवर्ष में तो इसका इतिहास, और उस भारतवर्ष का जिसका जैसे वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा बलवती होती है, बांस जो है हमारे सनातन सत्य में है, हमारी संस्कृति में है, हमारे रोजमर्रा की दिनचर्या में है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, आदमी जब आज से 20-25 साल पहले हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी भी बांस की लाठी लेके चलते थे। और जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, अभी तो हमारे यहाँ एल्यूमिनियम के बड़े अच्छे स्टैंड आ गए हैं, लेकिन हम चूंकि गांव परिवेश से जुड़े हुए हैं, तो हमारे बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो वो बांस की लाठी का सहारा लेके चलते हैं। तो मतलब बांस का आपके पैदा होने से आपके जीवन में छत, पलना, आपको चलने के लिए लाठी का सहारा बुढ़ापे की, और अंत में तो आपने बताई जो कड़वा सच है, तो वो भी काम बांस का ही आता है। कितना बांस का कितना अद्भुत जो है चरित्र भी है कि एक पौधा लगाओ और उसके साथ में सबको पन पाओ। मैं एक चीज आपको यहाँ बताना भूल गया, आपने बांस के अद्भुत चरित्र की बात की, तो इसकी एक और खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ। बांस की पैदावार डिपेंड करती है बादल के तड़कने से। इसका मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म नहीं मालूम है, लेकिन जो मैंने सुना है और वास्तविकता है, जितने बादल हमारे गरजते हैं, बांस उतने ही जल्दी और उतने ही उसमें स्टिक तैयार होती है। अच्छा। और इवन यहाँ तक कहा जाता है कि बांस के पेड़ के पास बरसात के सीजन में खड़ा नहीं होना चाहिए। अक्सर हम पौधों को पानी कितना लगता है इसको सिंचाई के लिए? इसको बरसात के सीजन में लगाने का रहता है, तो 5-6 महीने तो बरसात, 4 महीने बरसात चलती है, फिर 1-आध महीने तो सीलन रहती है। तो इसको मई जून में 2-3 महीने पानी की थोड़ी सी केयर करना रहती है, और वो 2-3 महीने निकलने के बाद नेक्स्ट फिर ठंड के दिन आ जाते हैं तो थोड़ा कम लगने लगता है, और फिर वही साइकिल, यानी कि सामान्य जिस तरह से हम पौधों, हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको जो ड्रिप डालते हैं उसमें 4 लीटर पर प्लांट्स रहता है, मतलब 4 लीटर दिन भर में उसमें पानी 24 घंटे में उसको मिल जाना चाहिए। हाँ, बस इतना सा पानी लगता है। क्या बात है, आपने बहुत ही जो अद्भुत जानकारी और बांस के चरित्र के बारे में बताते हुए हमारे दर्शकों को प्रेरणा दी है कि वो बांस के उत्पादन करके अपना भविष्य को भी बेहतर कर सकते हैं, पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते हैं और आर्थिक तौर से भी समृद्ध बन सकते हैं। तो मैंने अभी अपने खुद के लिए लगाया। मेरे गांव में मेरे जो किसान हैं, मेरा बिल्कुल पारिवारिक है मेरा गांव, मैं वहाँ जाता हूँ तो बहुत ही इंजॉय करता हूँ। मेरे गाँव वाले बिल्कुल भाई बंधु जैसे हम सब लोग रहते हैं। मेरे गाँव में मुझे ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, मेरे गांव में सब कास्ट हैं करीब 22-23, लेकिन हम लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, मतलब मिनी हिंदुस्तान बसता है मेरे गांव में। मतलब ऐसा शायद कहीं नहीं होगा जितनी कास्ट मेरे गांव में है, रिलीजन्स सभी टाइप, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। और हम लोग वहाँ जाते हैं, सब लोग मेरे से प्यार करते हैं, आ जाते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं। और मेरी अब इच्छा है, मैंने उनको बोल कर रखा है कि ये प्रोजेक्ट जैसे ही सक्सेस होगा तो मैं जितने गांव के लोग हैं उनको सबको मैंने बोला है 5% एग्रीकल्चर लैंड में आपको बांस लगाने, और वो मैं काम उनसे करवाऊंगा। बहुत ऐसी मेरी भावना है। बहुत बढ़िया। ये जो प्रोग्राम जो दर्शक देख रहे हैं, अगर आप अपना कोई संपर्क नंबर देना चाहें जिससे अगर किसी को आपसे मार्गदर्शन लेना हो। मेरा मोबाइल नंबर है, नोट करना चाहें लोग कर सकते हैं, 9826280465। मेरा नाम है सुरेंद्र श्रीवास्तव, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर चल ही रहा है। बिल्कुल। और मैं बेसिकली रहने वाला गंजवासदा उस ग्राम बीलाठाना का हूँ। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजवासदा तहसील के ग्राम
बीलाढाना के रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा चैनल का ग्लोबल प्रसारण भी होता है जी। तो विश्व के अलग अलग हिस्से में दिखाई देता है। तो सभी आपसे आपने अपना मोबाइल नंबर भी बताया, संपर्क सूत्र भी बताया, अगर किसी को आपको मार्गदर्शन लेना हो तो लेना भी चाहिए। हालांकि मुझे ऐसी कोई ज्ञान की बहुत वो नहीं है, लेकिन प्रिमिनली नॉलेज भी है। ज्ञान की तो कोई मुझसे हो सकता है, बहुत ज्यादा काबिल लोग हों देश में। मैं जितना मुझे है मैंने आपको बताया, मेरे से ज्यादा नॉलेज रखने मुझे वाले, लगता है कि प्रकृति के प्रति प्रेम करना और प्रेरणादायी जो बात करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे से काबिल तो मेरे जो जिनसे मैंने बोल लिया है सहयोग, मिस्टर भाटिया, और हाँ एक मिस्टर मालवी हैं, वो भी बैम्बो राम के नाम से काम कर रहे हैं। उन्होंने भी मुझे बीच बीच में सहयोग किया। कुछ प्लांट्स मैंने उन्हों से भी लिए हैं। बैम्बो राम करके एक उनका चैनल भी है, उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग किया। और वो अक्सर मेरे फार्म पे लोग आते भी रहते हैं और वो काम कर रहे हैं। से लेकर भाटिया जी से लेकर मालवीय जी से लेकर हम सभी को यहाँ पे धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया, और आपके द्वारा अब हमारे दर्शक भी यहाँ पर अब इस और प्रेरणा ले सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र श्रीवास्तव जी। सर आपने मुझे बुलाया और मेरे पास जो कहने को था मैंने कहा। लोगों को अगर मेरे से कुछ लाभ होता है तो मुझे अच्छा लगेगा, और आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो सुरेंद्र श्रीवास्तव जी के जरिए हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की कि किस तरह से बांस का उत्पादन कर आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सहज तरीका है बांस का उत्पादन करने का। जगह कम हो तो आप अपने खेत के मुंडेर पर, बाउंड्री पर भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके कहीं ना कहीं एक संरक्षण का भी कार्य करेगा, एक खूबसूरती भी देगा। और हम अक्सर देखते हैं कि अगर किसी बड़े रिसोर्ट में जाएं या किसी बड़े जिसके बहुत आलीशान जो है इसके खर्चे रहते हैं, वहाँ पर भी बैम्बू का यानी कि बांस का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत की पुरातन पद्धति है, भारत की पुरातन संस्कृति है, इसी से ही आप अपने भविष्य के लिए नई जो है बात निकाल सकते हैं। मैं एक चीज़ और बोल सुरेंद्र जी, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ इससे फाइनेंशियल लाभ के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत ही उपयोगी है बांस। मैं इतनी सी बात शायद मिस कर गया था। बिल्कुल कोई बात नहीं, या पब्लिक का चैनल है और पब्लिक में पहला अधिकार आप सभी का है। तो दर्शकों, इसीलिए मैंने बीच में आपको नहीं। तो पर्यावरण के संरक्षण के सुरेंद्र श्रीवास्तव जी के संदेश के साथ में आप अपने मित्र आशुतोष को इजाजत दीजिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप बांस उत्पादन करते हैं, बांस लगाते हैं तो हमें जरूर बुलाइएगा, हमारी टीम वहां जरूर पहुंचेगी और आपके अनुभव को भी साझा करेगी। फिलहाल